संगे मां ऐसा गवाह उसके मुंह पर मारूंगा कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता मैं अपने सर पे चादर नहीं रखूंगी। मैं अपने बेगुनाह असदुल्ला की यही खून से भरी कमीज पहनूंगी। वो दिन जब भी याद आता है 2 दिन खाना नहीं खाया जाता। मेरे ही हुजरे में बैठकर मेरी ही मजबूरियों के मजे ले रहे हैं। असदुल्ला की घरवाली ने जो फसाद खड़ा करना है उसका हल सोच रहे थे। यकीन कर मस्ताने, इस आग में हकीम गुरु बख्श नहीं, मेरा सबसे बड़ा सबूत चल रहा है। इससे चलता हूँ तो भी मरता हूँ, उसे बचाता हूँ तो भी मरता हूँ। चौथे घर से निकलकर अपने घर आओ, जीत जाओगे। तुम्हारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं सब लफंगे, नशा करने वाले बेईमान हैं। इंसान को सिर्फ अपनी कमजोरी का इल्म होना चाहिए। भूल के बिना समझना कि नसरुल्लाह खान का खून किसी से माफी मांगेगा, बल्कि नाहक खून का बदला लेगा। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने तुम्हारी माँ से शादी की। भाई को मारता हूँ तो साथ माँ भी मरती है, भाई को नहीं मारता हूँ तो मोहब्बत मरती है। मार दिया मैंने अपनी मोहब्बत। इन आंखों और कानों ने मुझे कोई धोखा दिया तो ये आंखें निकाल लूंगा और ये कान काट दूंगा। नाजरीन, संगेमा ड्रामे की अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये आदमी उससे कहता है कि अगर आप हुक्म करें तो हम हिलमत को मार डालेंगे, और दूसरी तरफ गुलमीना उससे कहती है कि तुम अपने भाई को मार डालो। वो कहता है कि अगर मैंने भाई को मार दिया तो मेरी माँ और मेरा भाई दोनों मेरे हाथों से चले जाएंगे। वो उससे नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मुझे भूल जाओ और आइंदा मेरे पीछे मत आना। उसके बाद उसकी घर पहुंचती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम क्या करके आई हो। वो बताती है कि मैं अपनी मोहब्बत को ख़त्म कर आई हूँ।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में आप लोग देखेंगे कि जिरगे के तमाम आदमी खड़े हो जाते हैं और इलबिलगे रवायात के मुताबिक तलवार, झंडा और कुरान पाक उसे देती है। उसके बाद तास्कुन बे सरदार वाली सीट पर बैठ जाता है और सब लोग उसे मुबारकबाद देने लगते हैं। तास्कुन बे कहता है, मैं सरदार बन गया हूँ और मुझे एक औरत की ज़रूरत है और अब उसे हासिल करने का वक्त आ गया है। इलबिलगे पूछती है, आपका क्या मतलब है? इलबिलगे पूछती है, आपका क्या मतलब है तास्कुन साहब? तास्कुन बे कहता है कि अल्लाह के हुक्म से मैं सिरमा खातून से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर कबीले के तमाम आदमी हैरान होते हैं, लेकिन सिरमा मुस्कुरा रही होती है। फिर तास्कुन बे सिरमा खातून से पूछता है कि आप क्या कहती हैं, क्या आप उमर कबीले के सरदार की बीवी बनना चाहती हैं? तो सिरमा कहती है कि सरदार की बीवी एक सरदार की बेटी ही बन सकती है। दूसरी तरफ जंगल में मंगोल सोने के संदूक उतार रहे होते हैं। इतनी देर में वो ज़ख्मी सिपाही भी वहाँ पर पहुँच जाता है और इसी दौरान खंदोगदू और उसके साथी भी छुपकर उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये आदमी अपने बाकी दोस्तों को बताता है कि अर्तुल साहब के आदमी वहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने सबको ख़त्म कर दिया है। उसके बाद खंदोगदू कहता है कि वो वक़्त आ गया है, अब इनके ठिकाने को ख़त्म करना है। उसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल साहब आरिक बुका से कह रहे थे कि तुमने बहुत भाग लिया, अब मुझे बताओ कि बरके खान की तरफ तुम्हारा जासूस कौन है। आरिक बुका कहता है कि अब तुम बहुत ही घबरा जाओगे, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि ये एक जाल है। उसके बाद वो अपने साथियों को आवाज़ देता है। उसके सिपाही चारों तरफ से आकर अर्तुल साहब को घेरे में ले लेते हैं। उसके बाद आरिक बुका कहता है कि ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी अर्तुल, और तुम्हें दफनाने का वक्त आ चुका है। अर्तुल साहब उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देते। इतने में घोड़ों की आवाज़ें आती हैं। बमसी और बाकी सिपाही वहाँ पर पहुँच गए थे। उसके बाद आरिक बुका कहता है कि हमला कर दो, और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद अपने सिपाहियों को मरता देखकर आरिक बुका वहाँ से दोबारा घोड़े पर सवार होकर भाग जाता है। इस तरह उसके तमाम सिपाही मारे जाते हैं और बमसी कहता है कि हमारे बाकी सिपाही मंगोलों से लड़ रहे थे और हम आपके पीछे आ गए सरदार। अर्तुल साहब 2 सिपाहियों को वापस भेज देते हैं और बाकी सिपाहियों के साथ आरिक बुका का पीछा करने लगते हैं। और दूसरी तरफ खंदोगदू और उसके सिपाहियों ने मंगोलों पर हमला कर दिया होता है और वहाँ पर लड़ाई हो रही होती है। वो सबको ख़त्म कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अब हम सोना निकाल कर अर्तुल साहब की बताई हुई खुफिया जगह पर ले जाएंगे। दूसरी तरफ उमर कबीले में इलबिलगे कह रही होती है कि यह सरदार तो बन गया है, लेकिन सिरमा तुम पर फ़र्ज़ नहीं है कि इसका हर हुक्म मानो। तास्कुन बे कहता है, आप मुदाखलत कर रही हैं। इलबिलगे कहती है कि आप हम दोनों बहनों के दरमियान में मत आएँ। इलबिलगे दोबारा से सिरमा से पूछती है तो सिरमा कहती है कि मैं उस नाम को नहीं ठुकरा सकती जो कुदरत ने मुझे पेश किया है। वो कहती है कि मैं तास्कुन साहब की पेशकश को कबूल करके अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाऊंगी बाजी। उसके बाद तास्किन बे कहता है कि अब आप उमर कबीले की सरदार नहीं रहीं, बल्कि एक मुसाफिर हैं। और दूसरी तरफ आरिक बुका घोड़े पर सवार होकर भाग रहा था और अर्तुल साहब और उनके सिपाही भी उसका पीछा कर रहे थे। उसके बाद वो आदमी एक जगह पर रुकता है। अर्तुल साहब और बमसी और बाकी सिपाही भी वहाँ पर रुकते हैं और जब उसको पकड़ने लगते हैं तो वो जैसे ही अपना रुख इस तरफ करता है, वो आरिक बुका नहीं बल्कि कोई और होता है। फिर उस आदमी के जहन में ये ख्याल आता है कि जब आरिक बुका भाग रहा था तो उसने इसे इशारा किया था, तो ये आरिक बुका की जगह पर आरिक बुका दूसरे रास्ते पर चला गया था। अर्तुल साहब उस आदमी से पूछते हैं कि आरिक बुका कहाँ पर है। वो कहता है, इतनी जल्दी क्या है, आरिक बुका तुम्हें ढूंढ लेगा। उसके बाद वो अर्तुल साहब पर हमला कर देता है। अर्तुल साहब एक वार करके उसे ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अर्तुल साहब बमसी से कहते हैं कि अब हम अपना सफ़र रवाना रखेंगे। आरिक बुका के पीछे जाना वक़्त का ज़िया और बेवकूफ़ी होगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि आरिक बुका जंगल में एक जगह पर बैठा होता है और उसके 2 सिपाही वहाँ पर आते हैं। आरिक बुका पूछता है कि बाकी सिपाही कहाँ पर हैं तैमोगे। तो वो कहता है कि मैंने दूर रहकर लड़ाई देखी है, वो सब मारे गए। आरिक बुका कहता है कि अगर वो दुश्मन को मार नहीं सके तो उनके लिए मरना ही बेहतर है। आरिक बुका कहता है कि अर्तुल इस जाल से बच गया है, लेकिन हम मज़ीद जाल बचाएंगे। वो पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तो आरिक बुका कहता है कि मैं बरके खान के इलाके में जाकर अर्तुल और उसके दरमियान होने वाले मुआहदे को रोकूंगा, और हमारे आदमियों ने बरके खान की तरफ से आया हुआ सोना हासिल कर लिया है, तुम वहाँ पर जाकर उस सोने की हिफाजत करो। उसके बाद आरिक बुका कहता है कि अगर तुम सोने की हिफाजत करने में नाकाम रहे तो मेरे आने से पहले अपने आप को मार लेना। उसके बाद वह घोड़े की तरफ बढ़ता है। वो घोड़े पर सवार होकर जाने से पहले कहता है कि अलबास्ती की बहन सिरमा के साथ राब्ते में रहना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। उसके बाद वो घोड़े पर बैठकर चला जाता है।
اس کے بعد ارطغرل صاحب عبد الرحمن کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ ہم نے سب دشمنوں کو ختم کر دیا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ عارق بکا جانتا ہے کہ میں برقع خان کی طرف جا رہا ہوں اور وہ ضرور ایک اور جال بچھائے گا۔ بمسی پوچھتا ہے تو ارطغرل صاحب اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور عمر قبیلے میں البلگے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ کیسے اسے سردار منتخب کر سکتے ہیں جب کہ میں دوسرے کے ساتھ تھی۔ تو مینگو کہتی ہے کہ لازمی کوئی وجہ ہوگی۔ البلگے کہتی ہے سب کو خریدا گیا ہوگا، لیکن میں اس وجہ کی جان کر رہوں گی۔ مینگو پوچھتی ہے کہ آپ کو کس پر شک ہے؟ تو البلگے کہتی ہے کہ میرے خیال میں سرما کا اس میں ہاتھ ہے۔ دوسری طرف مرکزی خیمے میں تاسکن بے سرما سے کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہاری ہر بات مان لی ہے، اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ تو سرما کہتی ہے کہ میں ایک سردار کی ہی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ سرما کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے آپ کو ثابت کرو۔ تاسکن بے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہیں میری سرداری پر شک ہے؟ سرما کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے، اگر تم اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میرے بابا کی طرح ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ اس کے بعد سرما ایک خط نکال کر اسے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہے وہ فرمان، اب وقت آ چکا ہے کہ تم اپنے آپ کو ثابت کرو۔ تم سارے قبیلے کے لوگوں سے ٹیکس اکٹھے کرو، پہلے تمہیں کائی قبیلے کے لوگوں سے ٹیکس لینا ہوگا۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اور دوسری طرف عارق بوکا کے وہ آدمی جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر سونا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ جاؤ غار کے اندر چیک کرو۔ وہ آدمی دیکھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر تیمور خجید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عارق بکا ہم سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اب ہم صرف ایک ہی طریقے سے سونا واپس لے سکتے ہیں، اور وہ ہے سرما خاتون۔ اور دوسری طرف گائی قبیلے کے مرکزی خیمے میں ہیما خاتون اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ عمر قبیلے میں حالات خراب ہو رہے ہیں، مجھے ابھی ایک خبر ملی ہے۔ غندوغدو کہتا ہے کہ میں ترگت کے ساتھ وہاں پر جاتا ہوں اور صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی تک آپ نے دیکھا تھا کہ ارطغرل صاحب برقع خان کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری طرف ترگت اور اس کے سپاہی عمر قبیلے کے سپاہیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے غداری کی ہوتی ہے۔
कुछ लड़ाई के बाद तुर्गुत और उसके सिपाही उनको ख़त्म कर देते हैं और बाकियों पर काबू पा लेते हैं। फिर इलबिलगे तैमोगे से कहती है कि तुम बघारी बनकर हमारे कबीले में आए थे, सच बताओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो। तैमोगे कहता है कि तुम मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलवा सकते। तुर्गुत कहता है चलो फिर इसे कबीले ले चलो। वो उन सबको पकड़कर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसके बाद बरके खान के खैमे का मंजर दिखाया जाता है। खैमे के बाहर क्याद काफ़ी बेचैन हालत में चक्कर लगा रहा होता है। अंदर बरके खान कहता है कि मैं सुन रहा हूँ अर्तुल साहब, मुझे बताएं क्या बात है। अर्तुल साहब कहते हैं कि गद्दारी। अर्तुल साहब कहते हैं कि आपके अंदर एक गद्दार है जो हलाकू खान की तरफ मालूमात भिजवाता है। बरके खान कहता है कि आप जानते हैं अर्तुल साहब के हर रियासत में गद्दार मौजूद होते हैं और जल्द या बदेर वो गद्दार पकड़े जाते हैं और फिर उनका खात्मा कर दिया जाता है। अर्तुल साहब कहते हैं लेकिन ये गद्दार आपके बहुत करीब है। ये सुनकर बरके खान खड़ा हो जाता है और अर्तुल साहब कहते हैं कि ये गद्दार आपके बहुत करीब है। ये सुनकर बरके खान खड़ा हो जाता है और अर्तुल साहब के करीब आ जाता है। बरके खान कहता है कि मेरे किसी करीबी आदमी पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना बज़ाते खुद एक गद्दारी है और इसकी कोई माफ़ी नहीं है। अर्तुल साहब कहते हैं कि हलाकू खान तक जो मालूमात पहुंची हैं वो कोई आम मालूमात नहीं हैं। बरके खान कहता है तो फिर मुझे उस गद्दार का नाम बताओ। अर्तुल साहब कहते हैं कि हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। अर्तुल साहब कहते हैं कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारा सबसे करीबी आदमी कौन है। बरके खान कहता है क्याद। वो कहता है कि अब ये ना कहना कि वो एक गद्दार है, क्योंकि वो इस रियासत का सबसे कीमती वज़ीर है। अर्तुल साहब कहते हैं कि आप एक बेहतरीन हुक्मरान हैं और आप जानते हैं कि रियासत के मामलों में एक बेटा भी अपने बाप को खंजर मार सकता है। बरके खान कहता है कि तारीख़ ऐसी मिसालों से बड़ी पड़ी है, लेकिन क्याद बहुत से सालों से मेरे साथ काम कर रहा है और मुझे कभी भी उस पर शक नहीं हुआ। अर्तुल साहब कहते हैं कि मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अर्तुल साहब कहते हैं कि मैं गद्दार के लिए एक जाल बिछाऊंगा ताकि वो बेनकाब हो सके। ये सुनकर बरके खान दोबारा अपने तख्त पर बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें इजाज़त है। वो कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर क्याद गद्दार ना निकला तो मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। अर्तुल साहब कहते हैं कि मुझे कबूल है। उसके बाद नाजरीन उमर कबीले का मंजर दिखाया जाता है। सिरमा और तास्कुन बे मरकज़ी खेमे में बैठे मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। इतने में कबीले का ढोल बजता है। इलबिलगे और तुर्गुत गद्दारों को पकड़कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सिरमा खेमे से बाहर निकल आती है और उसे देखकर काफ़ी हैरान होती है। उसके बाद तास्कुन बे पूछता है कि क्या है ये आदमी कौन है और यहाँ पर क्यों लाए गए हैं। तुर्गुत उससे कहता है कि तुम सरदारी से तो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो, लेकिन तुम अपने ही लोगों को नहीं जानते। तुम्हारे सिपाही गद्दारी कर रहे हैं। सिरमा कहती है ये मत भूलो कि तुम इलबिलगे उमर कबीले के सरदार से बात कर रहे हो। इलबिलगे कहती है ये हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल जिरगे के तमाम आदमी मरकज़ी खेमे में इकट्ठे हो जाएं। उसके बाद तुर्गुत और उसके सिपाही गद्दारों को पकड़कर खेमे की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ क्याद काफ़ी बेचैन था और बार बार चक्कर लगा रहा था। थोड़ी देर बाद अर्तुल साहब भी खेमे से बाहर निकल आते हैं, अपने हथियार लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में क्याद कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे खान का वक्त ज़ाया नहीं किया होगा। अर्तुल साहब कहते हैं कि अगर बरके खान ने तुम्हें बताया कि जो मालूमात मैंने उन्हें दी है तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। ये कहकर अर्तुल साहब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्याद दोबारा से खेमे में दाखिल होता है। क्याद पूछता है कि मेरे खान अर्तुल ने क्या बताया है आपको। बरके खान कहता है कि अर्तुल बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि हमारे अंदर एक गद्दार मौजूद है। ये सुनकर क्याद अपने खंजर को हाथ में निकालने लगता है और आहिस्ता से आगे बढ़ता है और पूछता है कि क्या उसने गद्दार का नाम बताया सरदार। बरके खान कहता है कि उसने नाम नहीं बताया। ये सुनकर क्याद रुक जाता है। फिर बरके खान कहता है लेकिन वो अनातोलिया पहुंचकर इस बात को साबित कर देगा। क्याद कहता है तो फिर मैं जल्दी से कश्ती का इंतज़ाम करता हूँ ताकि अर्तुल जल्दी से अनातोलिया पहुँचे और हमारे गद्दार को बेनकाब कर दे। बरके खान कहता है वो आम रास्तों पर नहीं जाएंगे, वो अपनी ज़मीन पर हमारे आदमियों की हिफाजत नहीं कर सके, लेकिन हम एहतियाती तदाबीर ज़रूर लेंगे, इसलिए वो एक खुफिया रास्ता इस्तेमाल करेंगे। तुम उस हिसाब से इंतज़ामात कर दो। क्याद कहता है जैसे आपका हुक्म खान। दूसरी तरफ सब लोग मरकज़ी खेमे में इकट्ठे हो गए थे। इलबिलगे तैमोगे से कहती है कि बताओ तुम्हारा मंसूबा क्या है। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता। इलबिलगे कहती है तो फिर तुम सिरमा खातून से क्यों मिले थे, तुम बकारी के बेस में क्यों आए थे हमारे कबीले में। तैमोगे कहता है हम सिर्फ बिबोरो साहब का इंतकाम लेना चाहते थे। यह सुनकर तुर्गुत उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम उमर कबीले के सिपाही नहीं हो। तुर्गुत कहता है कि सच बताओ तुम क्या करना चाहते थे और तुमने सिरमा खातून से सिपाही क्यों मांगे थे। सिरमा काफ़ी परेशान दिखाई दे रही होती है।
तुर्गुत उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने इसलिए सिपाही मांगे थे ताकि तुम बरके खान का सोना हम लोगों से छीन सको। तुर्गुत कहता है बोलो वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। तैमूर कहता है कि हमने सिरमा खातून को सोना देने का वादा किया था। इलबिलगे कहती है क्या तुम तास्कुन बे को भी जानते हो? तास्कुन बे कहता है कि मेरा इस आदमी से क्या ताल्लुक, मैं अभी इसे मारता हूँ। तुर्गुत उसके आगे कल्हाड़ा कर देता है और उसे कहता है कि रुक जाओ। इतने में तैमूर कहता है कि मुझे बताने के लिए तुम मुझे मार देना चाहते हो? अगर ये बात है तो फिर हर कोई सुन ले कि हमने सिरमा खातून को सोना दिया था और ये आदमी हमारे सोने की वजह से सरदार बना है। तास्कुन बे कहता है कि ये झूठ है, मुझे सरदारी से हटाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। दूसरी तरफ क्याद एक बार फिर से आरिक बुका के पास पहुंच जाता है। आरिक बुका पूछता है कि बताओ क्याद क्या अर्तुल ने सरदार से बात की थी? क्याद कहता है कि बात हुई थी लेकिन हमारे खान के साथ कोई माहदा नहीं हुआ। आरिक बुका कहता है कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया। क्याद कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, असल में अर्तुल ने बरके खान से वादा किया है कि वो हमारे दरमियान गद्दार को बेनकाब करेगा। क्याद कहता है कि वो किसी ऐसे आदमी को अनातोलिया जाकर पकड़ने वाला है जो मेरी असलियत जानता है। क्याद कहता है तुम्हें हर हाल में उसे मारना होगा, मैं तुम्हें अपने सिपाही भी दूंगा। आरिक बुका कहता है कि मैं वैसे भी उसे मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। not a game, it's a rich thing.
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी तक आपने देखा था कि अर्तुल साहब बरके खान के खेमे में पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। और दूसरी तरफ तुर्गुत और उसके सिपाही उमर कबीले के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं जिन्होंने गद्दारी की होती है। कुछ लड़ाई के बाद तुर्गुत और उसके सिपाही उनको ख़त्म कर देते हैं और बाकियों पर काबू पा लेते हैं। फिर इलबिलगे तैमोगे से कहती है कि तुम बघारी बनकर हमारे कबीले में आए थे, सच बताओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो। तैमोगे कहता है कि तुम मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलवा सकते। तुर्गुत कहता है चलो फिर इसे कबीले ले चलो। वो उन सब को पकड़कर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसके बाद बरके खान के खेमे का मंजर दिखाया जाता है। खेमे के बाहर क्याद काफ़ी बेचैन हालत में चक्कर लगा रहा होता है। अंदर बरके खान कहता है कि मैं सुन रहा हूँ अर्तुल साहब, मुझे बताएं क्या बात है। अर्तुल साहब कहते हैं कि गद्दारी। अर्तुल साहब कहते हैं कि आपके अंदर एक गद्दार है जो हलाकू खान की तरफ मालूमात भिजवाता है। बरके खान कहता है कि आप जानते हैं अर्तुल साहब के हर रियासत में गद्दार मौजूद होते हैं और जल्द या बदेर वो गद्दार पकड़े जाते हैं और फिर उनका खात्मा कर दिया जाता है। अर्तुल साहब कहते हैं लेकिन ये गद्दार आपके बहुत करीब है। ये सुनकर बरके खान खड़ा हो जाता है और अर्तुल साहब कहते हैं कि ये गद्दार आपके बहुत करीब है। ये सुनकर बरके खान खड़ा हो जाता है और अर्तुल साहब के करीब आ जाता है। बरके खान कहता है कि मेरे किसी करीबी आदमी पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना बज़ाते खुद एक गद्दारी है और इसकी कोई माफ़ी नहीं है। अर्तुल साहब कहते हैं कि हलाकू खान तक जो मालूमात पहुंची हैं वो कोई आम मालूमात नहीं हैं। बरके खान कहता है तो फिर मुझे उस गद्दार का नाम बताओ। अर्तुल साहब कहते हैं कि हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। अर्तुल साहब कहते हैं कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारा सबसे करीबी आदमी कौन है। बरके खान कहता है क्याद। वो कहता है कि अब ये ना कहना कि वो एक गद्दार है, क्योंकि वो इस रियासत का सबसे कीमती वज़ीर है। अर्तुल साहब कहते हैं कि आप एक बेहतरीन हुक्मरान हैं और आप जानते हैं कि रियासत के मामलों में एक बेटा भी अपने बाप को खंजर मार सकता है। बरके खान कहता है कि तारीख़ ऐसी मिसालों से बड़ी पड़ी है, लेकिन क्याद बहुत से सालों से मेरे साथ काम कर रहा है और मुझे कभी भी उस पर शक नहीं हुआ। अर्तुल साहब कहते हैं कि मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अर्तुल साहब कहते हैं कि मैं गद्दार के लिए एक जाल बिछाऊंगा ताकि वो बेनकाब हो सके। ये सुनकर बरके खान दोबारा अपने तख्त पर बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें इजाज़त है। वो कहता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर क्याद गद्दार ना निकला तो मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। अर्तुल साहब कहते हैं कि मुझे कबूल है। उसके बाद नाजरीन उमर कबीले का मंजर दिखाया जाता है। सिरमा और तास्कुन बे मरकज़ी खेमे में बैठे मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। इतने में कबीले का ढोल बजता है। इलबिलगे और तुर्गुत गद्दारों को पकड़कर वहां पर पहुंच जाते हैं। सिरमा खेमे से बाहर निकल आती है और उसे देखकर काफ़ी हैरान होती है। उसके बाद तास्कुन बे पूछता है कि क्या है ये आदमी कौन है और यहाँ पर क्यों लाए गए हैं। तुर्गुत उससे कहता है कि तुम सरदारी से तो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो, लेकिन तुम अपने ही लोगों को नहीं जानते। तुम्हारे सिपाही गद्दारी कर रहे हैं। सिरमा कहती है ये मत भूलो कि तुम इलबिलगे उमर कबीले के सरदार से बात कर रहे हो। इलबिलगे कहती है ये हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल जिरगे के तमाम आदमी मरकज़ी खेमे में इकट्ठे हो जाएं। उसके बाद तुर्गुत और उसके सिपाही गद्दारों को पकड़कर खेमे की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ क्याद काफ़ी बेचैन था और बार बार चक्कर लगा रहा था। थोड़ी देर बाद अर्तुल साहब भी खेमे से बाहर निकल आते हैं, अपने हथियार लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में क्याद कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे खान का वक्त ज़ाया नहीं किया होगा। अर्तुल साहब कहते हैं कि अगर बरके खान ने तुम्हें बताया कि जो मालूमात मैंने उन्हें दी है तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। ये कहकर अर्तुल साहब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्याद दोबारा से खेमे में दाखिल होता है। क्याद पूछता है कि मेरे खान अर्तुल ने क्या बताया है आपको। बरके खान कहता है कि अर्तुल बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि हमारे अंदर एक गद्दार मौजूद है। ये सुनकर क्याद अपने खंजर को हाथ में निकालने लगता है और आहिस्ता से आगे बढ़ता है और पूछता है कि क्या उसने गद्दार का नाम बताया सरदार। बरके खान कहता है कि उसने नाम नहीं बताया। ये सुनकर क्याद रुक जाता है। फिर बरके खान कहता है लेकिन वो अनातोलिया पहुंचकर इस बात को साबित कर देगा। क्याद कहता है तो फिर मैं जल्दी से कश्ती का इंतज़ाम करता हूँ ताकि अर्तुल जल्दी से अनातोलिया पहुँचे और हमारे गद्दार को बेनकाब कर दे। बरके खान कहता है वो आम रास्तों पर नहीं जाएंगे, वो अपनी ज़मीन पर हमारे आदमियों की हिफाजत नहीं कर सके, लेकिन हम एहतियाती तदाबीर ज़रूर लेंगे, इसलिए वो एक खुफिया रास्ता इस्तेमाल करेंगे। तुम उस हिसाब से इंतज़ामात कर दो। क्याद कहता है जैसे आपका हुक्म खान। दूसरी तरफ सब लोग मरकज़ी खेमे में इकट्ठे हो गए थे। इलबिलगे तैमोगे से कहती है कि बताओ तुम्हारा मंसूबा क्या है। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता। इलबिलगे कहती है तो फिर तुम सिरमा खातून से क्यों मिले थे, तुम बकारी के बेस में क्यों आए थे हमारे कबीले में। तैमोगे कहता है हम सिर्फ बिबोरो साहब का इंतकाम लेना चाहते थे। यह सुनकर तुर्गुत उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम उमर कबीले के सिपाही नहीं हो,
ترگت کہتا ہے کہ سچ بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے تھے اور تم نے سرما خاتون سے سپاہی کیوں مانگے تھے؟ سرما کافی پریشان دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ ترگت اسے گلے سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اس لیے سپاہی مانگے تھے تاکہ تم برقع خان کا سونا ہم لوگوں سے چھین سکو۔ ترگت کہتا ہے بولو ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ تیموگے کہتا ہے کہ ہم نے سرما خاتون کو سونا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ البلگے کہتی ہے کیا تم تاسکن بے کو بھی جانتے ہو؟ تاسکن بے کہتا ہے کہ میرا اس آدمی سے کیا تعلق، میں ابھی اسے مارتا ہوں۔ ترگت اس کے آگے کلہاڑا کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ رک جاؤ۔ اتنے میں تیموگے کہتا ہے کہ مجھے بتانے کے لیے تم مجھے مار دینا چاہتے ہو؟ اگر یہ بات ہے تو پھر ہر کوئی سن لے کہ ہم نے سرما خاتون کو سونا دیا تھا اور یہ آدمی ہمارے سونے کی وجہ سے سردار بنا ہے۔ تاسکن بے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، مجھے سرداری سے ہٹانے کے لیے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف قیاد ایک بار پھر سے آرک بوکا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ آرک بوکا پوچھتا ہے کہ بتاؤ قیاد کیا آرطغرل نے سردار سے بات کی تھی؟ قیاد کہتا ہے کہ بات ہوئی تھی لیکن ہمارے خان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ آرک بوکا کہتا ہے کہ ہمیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ قیاد کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، اصل میں ارطغرل نے برقع خان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے درمیان غدار کو بے نقاب کرے گا۔ قیاد کہتا ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو اناطولیہ جا کر پکڑنے والا ہے جو میری اصلیت جانتا ہے۔ قیاد کہتا ہے تمہیں ہر حال میں اسے مارنا ہوگا، میں تمہیں اپنے سپاہی بھی دوں گا۔ آرک بوکا کہتا ہے کہ میں ویسے بھی اسے مارنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں اور میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔